नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द लीगल अध्यापक पर। आज हम यूनिट 7 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी को सिर्फ 20 मिनट्स के वन शॉट रिवीजन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक छोटा सा काम करिए, अपनी बुक्स, नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए और वीडियो के साथ साथ देखते हुए रिवाइज करते चलिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी वन शॉट रिवीजन, सिर्फ यहीं पर द लीगल अध्यापक के साथ। रॉकेट। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी समझते हैं। इंडेमनिटी का सिंपल मीनिंग होता है सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस, यानी किसी को लॉस होने पर उस लॉस को कंपेंसेट करना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 124 के अकॉर्डिंग इंडेमनिटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पर्सन प्रॉमिस करता है कि वो दूसरे पर्सन को किसी लॉस से बचाएगा, और ये लॉस या तो प्रॉमिसर के कंडक्ट से हो सकता है या किसी थर्ड पर्सन के कंडक्ट से हो सकता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ दो पार्टीज होती हैं। पहली पार्टी होती है इंडेमनीफायर, जो प्रॉमिस करता है कि अगर लॉस हुआ तो वो कंपनसेट करेगा। दूसरी पार्टी होती है इंडेमनिटी होल्डर, यानी वो पर्सन जिसे लॉस से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। एग्जाम्पल से समझो। मान लो ध्रुव ने एल्विश से कहा कि तुम मैक्सटर्न के साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कर लो, अगर मैक्सटर्न पेमेंट नहीं करेगा और तुम्हें लॉस होगा तो मैं वो लॉस भर दूंगा। यहाँ ध्रुव इंडेमनीफायर है और एल्विश इंडेमनिटी होल्डर है। अगर मैक्सटर्न पेमेंट नहीं करता और एल्विश को लॉस होता है तो ध्रुव को उसका लॉस कंपनसेट करना पड़ेगा। इसी को इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी। एक्सप्रेस इंडेमनिटी तब होती है जब प्रॉमिस क्लियरली वर्ड्स में दिया जाता है, जैसे पारस सलमान को लिख कर दे कि अगर इस डील में लॉस हुआ तो मैं कंपनसेट करूंगा। इम्प्लाइड इंडेमनिटी तब होती है जब प्रॉमिस डायरेक्टली वर्ड्स में नहीं दिया जाता लेकिन पार्टीज के कंडक्ट से समझ में आ जाता है। जैसे अगर कपिल सुनील को बोले कि मेरे बिहाफ पर एक मशीन खरीद लो और उस प्रोसेस में सुनील को कोई लॉस हो जाता है तो कपिल को वो लॉस कंपनसेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर सेक्शन 125 की। जब इंडेमनिटी होल्डर को किसी लॉस का रिस्क होता है तो लॉ उसे कुछ राइट्स देता है। सबसे पहला राइट है डैमेजेस रिकवर करने का राइट। अगर इंडेमनिटी होल्डर को किसी सूट में डैमेजेस पे करने पड़ते हैं तो वो इंडेमनीफायर से रिकवर कर सकता है। जैसे कृष्णा ने गोविंदा के कहने पर कॉन्ट्रैक्ट किया और किसी थर्ड पर्सन ने कृष्णा पर केस कर दिया और कोर्ट ने कृष्णा को डैमेजेस पे करने को कहा तो कृष्णा गोविंदा से वो अमाउंट रिकवर कर सकता है। दूसरा राइट है लीगल कॉस्ट्स रिकवर करने का राइट। अगर इंडेमनिटी होल्डर ने केस डिफेंड करने में लॉयर फीस या कोर्ट एक्सपेंसेस दिए हैं तो वो भी इंडेमनीफायर से रिकवर किए जा सकते हैं। जैसे डॉली को मनोज ने इंडेमनिटी दी थी और डॉली को केस डिफेंड करना पड़ा और उसने लॉयर को फीस दी तो डॉली मनोज से वो अमाउंट रिकवर कर सकती है। तीसरा राइट है कॉम्प्रोमाइज अमाउंट रिकवर करने का राइट। अगर इंडेमनिटी होल्डर ने किसी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए कॉम्प्रोमाइज करके अमाउंट पे किया है तो वो भी इंडेमनीफायर से रिकवर किया जा सकता है। जैसे केआरके ने राजू को इंडेमनिटी दी थी और राजू ने डिस्प्यूट सेटल करने के लिए 1 लाख रुपए पे किया तो राजू केआरके से वो अमाउंट रिकवर कर सकता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये क्लियरली नहीं बताता कि इंडेमनीफायर की लायबिलिटी कब स्टार्ट होती है, लेकिन कोर्ट्स ने डिसाइड किया है कि इंडेमनीफायर की लायबिलिटी तब स्टार्ट होती है जब इंडेमनिटी होल्डर की लायबिलिटी सर्टेन और एब्सोल्यूट हो जाती है, चाहे उसने एक्चुअल पेमेंट किया हो या नहीं। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पर, जो सेक्शन 126 में दिया गया है। गारंटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पर्सन प्रॉमिस करता है कि अगर कोई थर्ड पर्सन अपनी लायबिलिटी फुलफिल नहीं करेगा तो वो खुद उस लायबिलिटी को फुलफिल करेगा। यानी सिंपल वर्ड्स में, अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करेगा तो श्योरिटी उसकी पेमेंट करेगा। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअली 3 कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच होता है जिसमें लोन या लायबिलिटी क्रिएट होती है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच होता है जिसमें श्योरिटी गारंटी देता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर पेमेंट नहीं करेगा तो वो करेगा। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच इम्प्लाइड होता है जिसमें प्रिंसिपल डेटर इनडायरेक्टली श्योरिटी को इंडेमनीफाई करने का प्रॉमिस करता है। अब बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड गारंटी की। सबसे पहली चीज है पर्पस। गारंटी का पर्पस होता है किसी डेट को सिक्योर करना। अगर कोई रियल डेट ही एग्जिस्ट नहीं करता तो गारंटी वैलिड नहीं होगी। दूसरा एलिमेंट है कंसिडरेशन। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में प्रिंसिपल डेटर को दिया गया कंसिडरेशन ही श्योरिटी के लिए सफिशिएंट होता है। जैसे ऐश्वर्या सलमान को लोन देती है और अभिषेक उस लोन की गारंटी देता है। यहाँ अभिषेक के लिए अलग कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है। तीसरा एलिमेंट है एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी। गारंटी तभी वैलिड होती है जब प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी लीगल हो। अगर प्रिंसिपल डेटर का कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है तो गारंटी भी इनवैलिड हो जाती है। चौथी कंडीशन है नो मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। सबसे पहले एक बेसिक प्रिंसिपल समझ लो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी गुड फेथ पर बेस्ड होता है। इसका मतलब है कि जब कोई पर्सन श्योरिटी बनता है तो उसको ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सच बताए जाने चाहिए।
अगर क्रेडिटर या कोई भी पार्टी गलत इंफॉर्मेशन दे देता है, मिस रिप्रेजेंटेशन या इंपॉर्टेंट फैक्ट छुपा लेता है, कंसीलमेंट, और उस बेसिस पर गारंटी ली जाती है, तो लॉ कहता है कि ऐसी गारंटी वैलिड नहीं होगी। सबसे पहले सेक्शन 142 मिस रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। अगर क्रेडिटर किसी इंपॉर्टेंट मैटर के बारे में गलत स्टेटमेंट दे दे या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे जिससे श्योरिटी को गलत बिलीफ हो जाए और वो गारंटी दे दे, तो बाद में वो गारंटी इनवैलिड हो जाती है। इसको एग्जाम्पल से समझो। यहां ए ने बी को क्लर्क अपॉइंट किया था ताकि वो उसके लिए पैसा कलेक्ट करे, लेकिन बी का पास्ट कंडक्ट ठीक नहीं था। उसने पहले भी कुछ रिसीट्स का प्रॉपर अकाउंट नहीं दिया था। इसके बाद ए ने बी से बोला कि तुम अपने ड्यूटी के प्रॉपर परफॉर्मेंस के लिए सिक्योरिटी दो। तब सी ने बी के लिए गारंटी दे दी कि बी अपना काम ऑनेस्टली करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि ए ने सी को बी का प्रीवियस मिसकंडक्ट नहीं बताया। बाद में बी फिर से डिफॉल्ट कर देता है। अब लॉ कहता है कि क्योंकि सी को इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया ही नहीं गया था, गारंटी इनवैलिड हो जाएगी। मतलब सी श्योरिटी के रूप में लायबल नहीं होगा। अब आते हैं सेक्शन 143 कंसीलमेंट पर। कंसीलमेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानबूझकर छुपाना। अगर क्रेडिटर किसी मटेरियल सर्कमस्टांस को हाइड कर देता है और उस वजह से श्योरिटी गारंटी दे देता है, तो ऐसी गारंटी भी इनवैलिड हो जाती है। इसको एग्जाम्पल से समझो। यहां ए ने सी को गारंटी देने को बोला कि बी को आयरन सप्लाई की पेमेंट हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली बी और सी के बीच एक सीक्रेट एग्रीमेंट था कि बी मार्केट प्राइस से 5 रुपीस पर टन एक्स्ट्रा पे करेगा और ये एक्स्ट्रा अमाउंट बी के ओल्ड डेट को एडजस्ट करने में यूज होगा। ये एग्रीमेंट ए से छुपा लिया गया था। जब ए को ये बात पता नहीं थी और उस बेसिस पर गारंटी दी गई, तो लॉ कहता है कि ए श्योरिटी के रूप में लायबल नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट उससे कंसील किया गया था। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ गारंटी। पहला टाइप है स्पेसिफिक गारंटी। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए होती है। जैसे रणवीर समय के 50,000 रुपए लोन की गारंटी देता है। जैसे ही वो लोन रीपे हो जाता है, गारंटी खत्म हो जाती है। दूसरा टाइप है कंटिन्यूइंग गारंटी, सेक्शन 129। ये एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस को कवर करती है। जैसे कपिल सुनील की शॉप से बार बार माल खरीदता है और कृष्णा उसकी पेमेंट की गारंटी देता है। ये गारंटी तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक रिवोक नहीं की जाती। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी, सेक्शन 128। लॉ कहता है कि श्योरिटी की लायबिलिटी को एक्सटेंसिव होती है प्रिंसिपल डेटर के साथ। मतलब क्रेडिटर डायरेक्टली श्योरिटी को सू कर सकता है बिना प्रिंसिपल डेटर को सू किए। एग्जाम्पल से समझो। अगर मुनव्वर लोन रीपे नहीं करता, तो आयशा सीधा पुनीत से पैसा मांग सकती है। आयशा को यह जरूरी नहीं कि पहले मुनव्वर पर केस करे और फिर पुनीत पर। वो डायरेक्टली श्योरिटी से रिकवरी कर सकती है। सबसे पहले एक बेसिक बात समझ लो। श्योरिटी का डिस्चार्ज होना मतलब श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो जाना। जब श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है, तो क्रेडिटर उससे पेमेंट डिमांड नहीं कर सकता। लॉ में श्योरिटी डिस्चार्ज होने के कई तरीके दिए गए हैं। सबसे पहला तरीका है रेवोकेशन ऑफ गारंटी, यानी गारंटी को रिवोक करना। कंटिन्यूइंग गारंटी के केस में श्योरिटी नोटिस देकर गारंटी रिवोक कर सकता है। इसका मतलब है कि नोटिस देने के बाद जो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस होंगे, उनके लिए श्योरिटी लायबल नहीं होगा, लेकिन नोटिस देने से पहले जो ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, उनके लिए श्योरिटी रिस्पॉन्सिबल रहेगा। एग्जाम्पल समझो। मान लो कपिल की शॉप से सुनील रेगुलर माल लेता है और कृष्णा उसकी कंटिन्यूइंग गारंटी देता है। अगर कृष्णा नोटिस दे देता है कि अब मैं गारंटी नहीं दूंगा, तो उसके बाद के परचेसेस के लिए कृष्णा लायबल नहीं होगा, लेकिन नोटिस से पहले जो माल लिया गया था, उसके पेमेंट के लिए कृष्णा अभी भी लायबल रहेगा। रेवोकेशन का दूसरा तरीका है डेथ ऑफ श्योरिटी। अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है, तो कंटिन्यूइंग गारंटी ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाती है फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए, लेकिन जो ट्रांजैक्शंस डेथ से पहले हो चुके थे, उनके लिए श्योरिटी का एस्टेट लायबल रहेगा। रेवोकेशन का तीसरा तरीका है नोवेशन, सेक्शन 62। नोवेशन का मतलब होता है पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाना। अगर प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर मिलकर नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं और पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाता है। एग्जाम्पल समझो। मुनव्वर ने आयशा से लोन लिया था और पुनीत उस लोन का श्योरिटी था। बाद में मुनव्वर और आयशा एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं जिसमें लोन की टर्म्स कंप्लीटली चेंज हो जाती हैं। ऐसे केस में पुनीत ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो सकता है। अब बात करते हैं डिस्चार्ज बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर की, यानी क्रेडिटर के एक्शंस की वजह से श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट केस है वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 133। अगर क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स चेंज कर देते हैं और श्योरिटी की कंसेंट नहीं लेते, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। एग्जाम्पल लो। एल्विश ने मैक्सटर्न को लोन दिया और ध्रुव उस लोन का श्योरिटी है।
कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था लोन 6 मंथ्स में रीपे होगा। बाद में एल्विश और मैक्सटर्न अग्रीमेंट करके रीपेमेंट पीरियड 2 इयर्स कर देते हैं बिना ध्रुव को बताए। ऐसे केस में ध्रुव डिस्चार्ज हो जाएगा। अगला सिचुएशन है रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, सेक्शन 134। अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर देता है या उसकी लायबिलिटी खत्म कर देता है तो श्योरिटी भी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है। एग्जाम्पल समझो, सलमान ने अभिषेक को लोन दिया और पारस श्योरिटी था। बाद में सलमान अभिषेक को बोल देता है कि तुम्हें लोन रीपे करने की जरूरत नहीं है। इस सिचुएशन में पारस भी फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉम्पोजिशन, गिविंग टाइम और प्रॉमिस नॉट टू सू, सेक्शन 135। अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को टाइम दे देता है या उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेता है या प्रॉमिस करता है कि वो उस पर केस नहीं करेगा और श्योरिटी की कंसेंट नहीं है तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। एग्जाम्पल लो, रणवीर ने समय को लोन दिया और दीपक श्योरिटी है। बाद में रणवीर समय को बोल देता है कि तुम पेमेंट 1 साल बाद करो या हाफ पेमेंट में सेटलमेंट कर लो। अगर दीपक की परमिशन नहीं ली गई तो दीपक डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अगर क्रेडिटर सिर्फ फोरबियरेंस करता है यानी कुछ टाइम तक केस फाइल नहीं करता तो इससे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता। अब एक और इंपॉर्टेंट सिचुएशन है इंपेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी, सेक्शन 139। अगर क्रेडिटर कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे श्योरिटी के राइट्स खराब हो जाते हैं तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो सकता है। एग्जाम्पल समझो, आयशा ने मुनव्वर को लोन दिया और पुनीत श्योरिटी है। मुनव्वर ने अपनी कार सिक्योरिटी के रूप में प्लेज की थी। अगर आयशा नेग्लिजेंस की वजह से वो कार लूज कर देती है तो पुनीत डिस्चार्ज हो सकता है क्योंकि उसका रिकवरी का राइट खराब हो गया। अब एक और चीज समझ लो कि कब श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता। सबसे पहली सिचुएशन है अग्रीमेंट विद थर्ड पर्सन, सेक्शन 136। अगर क्रेडिटर किसी थर्ड पर्सन को टाइम दे देता है तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता। दूसरी सिचुएशन है मियर फोरबियरेंस, सेक्शन 137। अगर क्रेडिटर सिंपली डेटर पर केस नहीं करता तो भी श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता। तीसरी सिचुएशन है क्रेडिटर का कोई एक्ट या ओमिशन जो श्योरिटी के रेमेडी को अफेक्ट नहीं करता। अगर श्योरिटी के राइट्स पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता तो श्योरिटी लायबल रहेगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं इनवैलिडेशन ऑफ गारंटी की। गारंटी इनवैलिड हो सकती है अगर वो मिस रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 142 या कंसीलमेंट, सेक्शन 143 से ऑब्टेन की गई हो, जो हमने पहले ही समझ लिया था। और दूसरा है कि अगर गारंटी इस कंडीशन पर दी गई थी कि कोई और को श्योरिटी ज्वाइन करेगा और वो ज्वाइन नहीं करता तो गारंटी इनवैलिड हो जाती है। अब लास्ट पार्ट समझते हैं राइट्स ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी के 3 टाइप्स के राइट्स होते हैं। 1. क्रेडिटर के अगेंस्ट राइट्स, 2. प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट राइट्स, 3. को श्योरिटीज के अगेंस्ट राइट्स। क्रेडिटर के अगेंस्ट श्योरिटी को बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटीज का राइट मिलता है, मतलब क्रेडिटर के पास जो भी सिक्योरिटी है वो श्योरिटी को बेनिफिट देगी। अगर क्रेडिटर वो सिक्योरिटी लूज कर देता है तो श्योरिटी उतनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। एग्जाम्पल लो, डॉली ने मनोज को लोन दिया और राजू श्योरिटी है। मनोज ने अपनी बाइक सिक्योरिटी दी थी। अगर डॉली नेग्लिजेंस की वजह से बाइक लूज कर देती है तो राजू उतनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट श्योरिटी को सब्रोगेशन का राइट मिलता है। जब श्योरिटी क्रेडिटर को पेमेंट कर देता है तो वो क्रेडिटर के राइट्स में आ जाता है और प्रिंसिपल डेटर से रिकवरी कर सकता है। एग्जाम्पल समझो, आयशा ने मुनव्वर को लोन दिया और पुनीत श्योरिटी था। मुनव्वर पेमेंट नहीं करता और पुनीत लोन रीपे कर देता है। अब पुनीत मुनव्वर से वो पैसा रिकवर कर सकता है। इसके अलावा एक इम्प्लाइड प्रॉमिस ऑफ इंडेमनिटी, सेक्शन 145 भी होता है। मतलब लॉ ऑटोमेटिकली मान लेता है कि प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी को कॉम्पेंसेट करेगा अगर श्योरिटी को पेमेंट करनी पड़ जाए। चलो क्लास, अब समझते हैं राइट टू सेट ऑफ। समझो, अगर क्रेडिटर श्योरिटी को सू करता है प्रिंसिपल डेटर का लोन रिकवर करने के लिए तो श्योरिटी को सेट ऑफ का बेनिफिट मिल सकता है। सेट ऑफ का मतलब होता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर से कुछ पैसा मिलना भी बाकी हो तो वो अमाउंट टोटल लायबिलिटी में से माइनस कर दिया जाता है। एग्जाम्पल समझो, एक्स ने वाई से 50,000 रुपीज का लोन लिया और जेड ने उस लोन की गारंटी दी। साथ ही एक और कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें वाई को 10,000 रुपीज एक्स को देने थे। अब अगर एक्स डिफॉल्ट कर देता है और वाई श्योरिटी जेड पर केस करता है तो जेड को सेट ऑफ का बेनिफिट मिलेगा। इसलिए जेड को 50,000 रुपीज नहीं देने पड़ेंगे बल्कि 40,000 रुपीज, यानी कि 50,000 माइनस 10,000 रुपीज देने पड़ेंगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझो, राइट टू शेयर रिडक्शन।
अगर प्रिंसिपल डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी से जो भी पैसा रिकवर होता है वो क्रेडिटर को मिलता है। उस अमाउंट को टोटल डेट में से रिड्यूस कर दिया जाता है और बाकी अमाउंट श्योरिटी को पे करना पड़ता है। एग्जाम्पल समझो, एक्स ने वाई से 50,000 रुपीज का लोन लिया और जेड श्योरिटी है। बाद में एक्स इंसॉल्वेंट हो जाता है और उसकी प्रॉपर्टी से सिर्फ 25% अमाउंट रिकवर होता है। 25% ऑफ 50,000 रुपीज इक्वल्स टू 12,500 रुपीज। ये अमाउंट वाई को मिल जाता है। अब रिमेनिंग अमाउंट 37,500 रुपीज यानी कि 50,000 माइनस 12,500 रुपीज रह जाता है। इसलिए अब श्योरिटी जेड को 37,500 रुपीज पे करना पड़ेगा। चलो क्लास, अब राइट्स अगेंस्ट को श्योरिटीज को कंटिन्यूअस समझते हैं। सबसे पहले समझ लो को श्योरिटीज का मतलब क्या होता है। जब सेम डेट या सेम ड्यूटी के लिए एक से ज्यादा लोग श्योरिटी बनते हैं तो उन्हें को श्योरिटीज कहा जाता है। मतलब सभी लोग मिलकर प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी गारंटी कर रहे होते हैं। अगर प्रिंसिपल डेटर पेमेंट नहीं करता तो क्रेडिटर किसी भी श्योरिटी से पैसा मांग सकता है, लेकिन अगर एक श्योरिटी पूरा पैसा पे कर देता है तो उसके पास राइट होता है कि वो बाकी को श्योरिटीज से उनका शेयर रिकवर करे। इसी कॉन्सेप्ट को कॉन्ट्रीब्यूशन बिटवीन को श्योरिटीज कहते हैं। अब सेक्शन 146 का रूल समझते हैं। लॉ कहता है कि जब सेम डेट के लिए मल्टीपल को श्योरिटीज हों और उनके बीच कोई स्पेशल अग्रीमेंट ना हो तो सभी को श्योरिटीज इक्वल कंट्रीब्यूशन के लिए लायबल होते हैं। मतलब सबका शेयर इक्वल होगा। एग्जाम्पल से समझो, मान लो मुनव्वर ने आयशा से 90,000 रुपीज का लोन लिया और पुनीत, दीपक और रणवीर 3 लोग उस लोन के को श्योरिटी बन गए। अगर मुनव्वर पेमेंट नहीं करता और क्रेडिटर पुनीत से पूरा 90,000 रुपीज रिकवर कर लेता है तो पुनीत बाकी को श्योरिटीज से कंट्रीब्यूशन मांग सकता है। क्योंकि 3 श्योरिटीज हैं तो हर एक का शेयर 30,000 रुपीज होगा। पुनीत ने 90,000 रुपीज पे किया है, इसलिए वो दीपक और रणवीर से 30,000 रुपीज रिकवर कर सकता है। अब समझते हैं सेक्शन 147, लायबिलिटी ऑफ को श्योरिटीज बाउंड इन डिफरेंट सम्स। कभी कभी को श्योरिटीज की लायबिलिटी इक्वल नहीं होती, मतलब हर श्योरिटी की मैक्सिमम लायबिलिटी अलग अलग अमाउंट तक लिमिटेड होती है। ऐसे केस में कंट्रीब्यूशन इक्वल प्रिंसिपल पर होता है, लेकिन हर श्योरिटी अपनी मैक्सिमम लिमिट तक ही लायबल होता है। एग्जाम्पल से समझो एक छोटा सा बॉलीवुड एग्जाम्पल। रणबीर कपूर क्रेडिटर है और कन्हैया सर को 1 लाख रुपए का लोन चाहिए। तब आलिया, कटरीना और दीपिका रणबीर के पास जाके थोड़ा इमोशनल और रोमांटिक स्टाइल में बोलती हैं, रणबीर प्लीज कन्हैया सर को लोन दे दो, हम तीनों उनकी गारंटी लेते हैं। रणबीर मान जाता है, लेकिन सबकी लायबिलिटी फिक्स हो जाती है। आलिया 50,000 रुपए तक, कटरीना 30,000 रुपए तक और दीपिका 20,000 रुपए तक। अब मान लो टाइम आने पर कन्हैया सर पेमेंट नहीं करते तो रणबीर सीधा आलिया से पैसा मांग लेता है और आलिया को 1 लाख रुपए पूरा पे करना पड़ जाता है। अब आलिया बाकी को श्योरिटी से कंट्रीब्यूशन मांग सकती है, लेकिन कटरीना सिर्फ 30,000 रुपए तक और दीपिका सिर्फ 20,000 रुपए तक ही पे करेगी, क्योंकि उनकी लायबिलिटी उतनी ही थी। इसलिए आलिया को 50,000 रुपए खुद बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मैक्सिमम लायबिलिटी सबसे ज्यादा थी। दोस्तों, यहां होता है आपकी यूनिट 7 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी का खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आई होप आपको इंडेमनिफायर, इंडेमनिटी होल्डर और श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर वाली कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर एग्जाम्स निकालने हैं और इस यूनिट के शॉर्ट नोट्स चाहिए तो फटाफट नीचे कमेंट करो, मैं भर दूंगा। देखो भाई, लाइफ में भी कभी कभी दोस्त गारंटी दे देते हैं, पर एग्जाम में गारंटी सिर्फ प्रेपरेशन ही देती है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट वार्निंग, बिना सब्सक्राइब किए यहां से गए ना तो एग्जाम में आपका आंसर तो होगा पर मार्क्स की गारंटी कोई नहीं देगा। इसलिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो और लॉ को बोरिंग नहीं स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।